हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल चैप्टर वाइज चैप्टर हम करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर लिया है मैंने आप सभी की डिमांड पर, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बनाने की विधियां बहुत सारी थ्योरी आती है, तो वो सब और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, तो वो मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। ठीक है, उसका भी वीडियो मैंने बनाया है, तो वो भी आज शाम को आपको मिल जाएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यानी कि हम बात करें दूसरे पार्ट का, ये पहला चैप्टर है। और वैसे आप अपना देख लीजिएगा कौन सा चैप्टर बन रहा है ये। तो आज हम करने वाले हैं ये वाला चैप्टर। कौन सा है? चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स। ये नोट्स आप चाहते हैं, ठीक है ना? फुल नोट्स आपको चाहिए तो नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। नोट्स कैसे मिलेंगे सारी चीजें मैं बताऊंगा। पहले हम इस पर फोकस करते हैं चैप्टर पर। ओके, चलिए। सबसे पहला टॉपिक आता है इस चैप्टर में हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन क्या है? देखिए, हाइड्रो का मतलब सीधे सीधे हाइड्रोजन से है और कार्बन का मतलब सीधे सीधे कार्बन से है। ऐसे यौगिक जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाता है, यानी कि वे यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि CH4, ये क्या है? CH4 का नाम क्या है? मेथेन। ठीक है, C2H6, ठीक है, ये C6H6। इस तरीके से बहुत सारे यौगिक होते हैं जिनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन को भी कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। अब हाइड्रोकार्बन को मुख्य रूप से कितने दो भागों में बांटा गया है यहाँ पर, ठीक है, दो भागों में। जैसे देखिएगा, ये देखिए, यहाँ पर आते हैं दो भागों में। सबसे पहला है एलिफेटिक। अरे ये कैसे बड़ा हो गया, चलिए देखिए। एलिफेटिक क्या है? सबसे पहला है आपका एलिफेटिक यौगिक, या हम बोल सकते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, या हम इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं विवर्त श्रृंखला वाले यौगिक, या विवर्त श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, या बोल सकते हैं हम इसको खुली श्रृंखला वाले। ठीक है ना, विवर्त श्रृंखला वाले या खुली श्रृंखला वाले यौगिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन, वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें खुली श्रृंखला पाई जाती है, जिसमें कार्बन की खुली श्रृंखला पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे एक शब्द और जोड़ सकते हो, जिनमें कार्बन की खुली श्रृंखला पाई जाती है, उनको हम एलिफेटिक यौगिक या विवर्त श्रृंखला वाले यौगिक या खुली श्रृंखला वाले यौगिक कहते हैं। ये एलिफेटिक का मतलब, देखिए, जिनमें खुली श्रृंखला का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे कि आपका ये देखिए संरचना यहाँ पर दे रखी है आपका, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इस तरीके से आपका दे रखा है। तो इनमें खुली श्रृंखला है। ठीक है, तो देखिए ये खुली श्रृंखला है और यहाँ पर एक CH3 जुड़ गया। यहाँ पर देखिए CH3 CH3 और यहाँ पर C2H5 जुड़ गया। तो ये सभी क्या है? खुली श्रृंखला वाले यौगिक हैं, क्योंकि इनमें कार्बन की खुली श्रृंखला पाई जा रही है। ओके, दूसरा है आपका चक्रीय यौगिक, या देखिए यहाँ पे विवर्त श्रृंखला वाले थे, यहाँ पे है समव्रत। सम सहित व्रत माने एक व्रत, यानी गोल जैसे, यानी बंद श्रृंखला। अर्थात समव्रत का मतलब क्या है? जिसमें बंद श्रृंखला वाले यौगिक, तो इनको हम चक्रीय यौगिक के नाम से जानते हैं। तो चक्रीय यौगिक क्या है भाई? ये देखिएगा, आगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर नीचे लेते हैं पहले। ओके, चलिए, चक्रीय यौगिक क्या होते हैं भाई? वे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक या वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें बंद कार्बन श्रृंखला पाई जाती है। उसमें क्या थी? खुली थी, इसमें बंद कार्बन श्रृंखला पाई जाती है, उन्हें हम चक्रीय यौगिक कहते हैं। तो चक्रीय यौगिक जैसे कि बेंजीन। बेंजीन क्या है? आपका बंद कार्बन श्रृंखला पाई जाती है, क्योंकि देखिएगा ये एक्चुअली में बेंजीन की संरचना है, लेकिन बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है C6H6 होता है, और इसकी जो संरचना होती है इस तरीके से होती है। देखिएगा, एक CH यहाँ पर, एक CH यहाँ पर और एक CH यहाँ पर, फिर एक CH यहाँ पर, एक CH यहाँ पर, एक CH यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, दो बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, ये दो बॉन्ड, फिर एक बॉन्ड, फिर दो बॉन्ड, इस तरीके से जुड़ा होता है। तो ये देखिए एक बिल्कुल कार्बन श्रृंखला किस तरीके से आपकी बन चुकी है। बात समझ रहे हो? चलिएगा, क्लियर होगी बात। ये आगे देखिएगा, यहाँ से इसको, ये तो ये हो गए आपका बेंजीन। ठीक है, ये प्रीडिन का संरचना है। ये साइक्लोहेक्सेन, ये
आपका पिपरेडिन, ये सारी चीजें हैं। तो इनमें क्या है, एक बंद क्लोज संरचना पाई जा रही है, इसलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं, बंद श्रृंखला वाले यौगिक। अभी इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर मैंने चक्रीय यौगिक, चक्रीय, अब आपने दो भागों में, ऊपर हमने क्या चीज पढ़ी है, एक सेकेंड, ये देखिए, यहाँ पर हमने दो चीज पढ़नी, एक एलिफेटिक यानी कि जो हाइड्रोकार्बन है दो प्रकार के, एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एक चक्रीय यौगिक, ठीक है। अब यहां से चक्रीय यौगिक भी भाई दो प्रकार के हैं, चक्रीय यौगिक भी कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। चक्रीय यौगिक भी आपके दो प्रकार के हैं, एक होता है समचक्रीय यौगिक और एक होता है आपका विषम चक्रीय यौगिक, ठीक है। अब ये समचक्रीय से कोई लेना देना मत रखिए, विषम चक्रीय फिर ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका एरोमेटिक यौगिक और एक होता है एलिसाइक्लिक यौगिक, ठीक है। एरोमेटिक यौगिक कौन से होते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जो गुण और संरचना में बेंजीन के समान होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। जिनकी जो गुण और संरचना, संरचना जिनकी इस तरीके से गोल संरचना होगी, जैसे कि यहाँ पर CH3 लग गया, यहाँ पर आपका OH लग गया, यहाँ पर आपका इस तरीके से ये Cl लग गया, ये सभी क्या है, एरोमेटिक, जिनकी बेंजीन के समान संरचना होगी, जैसे कि बेंजीन, पेरिलीन, इस तरीके से। तो गुण और संरचना में बेंजीन के समान होते हैं, वो एरोमेटिक। एक होते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जो गुण और संरचना में एलिफेटिक के समान होते हैं। एलिफेटिक का मतलब ये देखिएगा, ऊपर वाला जो था आपका एलिफेटिक कौन से हैं, एलिफेटिक हैं आपका है, एक सेकेंड, ये देखिए, ये देखिए, ये वाले एलिफेटिक कौन से थे, ये वाले जिनमें खुली श्रृंखला पाई जाती है। तो इनके समान जिनमें हो होगी, उसको बोलेंगे हम क्या, ये देखिए नीचे आ जाते हैं, थोड़ा सा अभी हमारा हाथ थोड़ा सा इस पर चल नहीं पा रहा है, आज ही हमने एक ऐप डाउनलोड किया है जिसकी वजह से, ठीक है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं हम, ये है आपका साइक्लोहेक्सेन, पिपरेडिन, ठीक है, और एलिसाइक्लिक, ये सभी क्या है आपका एलिसाइक्लिक, ठीक है। आप इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, बस इन दोनों को यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर रखिए और बाकी मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक इंपोर्टेंट है, एक यौगिक आपका इंपोर्टेंट बनता है, ये वाला, कौन सा वाला, एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक से ही सारी काम होंगे, इसको वेरी इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में ही सारी चीजें आगे चलने वाली हैं। ओके, चलिए, चलिए तो अब आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका एल्केन, वेरी इंपोर्टेंट डालिएगा भैया। एल्केन क्या होते हैं, एल्केन कोई नाम देते हैं हम पैराफिन, कभी कभी एल्केन की जगह पर नाम देगा पैराफिन। पैराफिन क्या होते हैं भाई, पैराफिन को हम एल्केन कहते हैं। एल्केन की परिभाषा क्या होती है, वे यौगिक, सबसे पहली चीज, तीन चार बातें, वे यौगिक, पहली कंडीशन, जो एलिफेटिक होते हो। एलिफेटिक का मतलब क्या, अभी अभी समझाया था। एलिफेटिक का मतलब देखिए, पहले थोड़े से इसको मोटा करते हैं। हाँ, एलिफेटिक का मतलब यानी जिनमें कार्बन के बीच में, यानी कि जिनके कार्बन कार्बन में कैसी हो, खुली श्रृंखला पाई जाए, तो यानी कार्बन की कैसी हो, कार्बन की खुली श्रृंखला होती हो, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, एलिफेटिक। तो जो एलिफेटिक हो यानी जिनके कार्बन के बीच खुली श्रृंखला हो, जो संतृप्त हो, ठीक है, जो संतृप्त, संतृप्त का मतलब क्या है, जिनमें केवल एक बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच केवल एक बॉन्ड हो, यानी सिंगल बॉन्ड। एक असंतृप्त, असंतृप्त होता है एक संतृप्त, और एक होता है असंतृप्त। असंतृप्त का मतलब जिनमें कार्बन कार्बन के बीच दो बॉन्ड या तीन बॉन्ड होते हैं, उनको हम असंतृप्त बोलते हैं, और जिनमें कार्बन कार्बन के बीच केवल एक बॉन्ड होता है, उसको हम संतृप्त। तो वे कार्बनिक यौगिक जो एलिफेटिक होते हो, जो संतृप्त होते हैं, और जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित हो, केवल जिनमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, कोई अन्य तत्व नहीं उपस्थित होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, एल्केन या एलिफेटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, या हम उनको पैराफिन कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो एल्केन क्या होते हैं, जो एलिफेटिक होते हैं, जिनमें संतृप्त कार्बन पाए जाते हैं और जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन
केवल ये दो परमाणु उपस्थित होते, तीसरा कोई परमाणु उपस्थित नहीं होता, उनको हम एल्केन या पैराफिन या एलिफेटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इनका जो सामान्य सूत्र होता है, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है भैया वो क्या होता है, इस चीज को रट लो। एल्केन का जो सामान्य सूत्र है CnH2n+2 ये होता है। इससे ही सारी चीजें यहां पर बनती हैं। कैसे बनती हैं ये देखिएगा, इसको हटाते हैं हम। अब देखिए इससे सारी चीजें कैसे बनती हैं ये देखिएगा। इसका जो हमारा एल्केन का सामान्य सूत्र ये आ गया। ओके चलिए, अब यहां से हम देखिएगा C की जगह पे, देखिए N की जगह पे, N की जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे N की जगह पे 1 रखेंगे CN और H 2 गुणा 1 प्लस 2 यानी क्या हो जाएगा CH4 हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम मैथेन। 1 रखेंगे तो मैथेन, ठीक है। N बराबर 2 रखेंगे तो एथेन, N बराबर 3 रखेंगे तो प्रोपेन, N बराबर 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा ब्यूटेन। इसी तरीके से ये पेंटेन, ठीक है, हेक्सेन, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं। बात समझ में आ गई। तो देखिएगा N बराबर 3 अर्थात प्रोपेन के बाद वाले सभी सदस्य समावयवता प्रदर्शित करते हैं। इस चीज को याद रख लीजिएगा, इनके बाद के यानी कि N बराबर 4 ये जितने भी समावयवता, लेकिन ये समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। छोटा क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि एल्केन में क्या मेथेन समावयवता प्रदर्शित करता है, बिल्कुल नहीं करता है। इनमें से ये 3 चीज दे देगा, इनमें से देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे किस तरीके से देगा, क्वेश्चन आपको यहां से बनाएगा, ठीक है, कि ये दे देगा 4 ऑप्शन दे देगा CH4 C2H6 और दे देगा C3H8 और C4H10। निम्न में से कौन सा समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है, कौन सा समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि ये C1 पर समावयवता दिखाएगा, ये दिखाएगा, ये दिखाएगा, लेकिन C3 के बाद में यानी कि N बराबर 3 यानी कि ओवरऑल 3 के बाद कार्बन 3 के बाद वाले सभी यौगिक क्या करते हैं, समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो दिस इज द राइट आंसर। तो कौन सा यौगिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा, जिसमें कार्बन की संख्या 4 या 4 से अधिक होगी, ठीक है। 3 के बाद वाले सभी यानी प्रोपेन के बाद वाले यानी ब्यूटेन समावयवता प्रदर्शित करेगी। बात समझ में आ गई। अब यहीं से आगे की चीज बनती है, यहीं से आपकी आगे की चीज बनती है, देखिएगा ये आपका बनता है, इसको मिटाओ, ये देखिएगा यहां से क्या बनता है कि भैया एल्किल समूह, ये एल्किल समूह देखिए, अभी आपको मैंने बताया एल्केन के बारे में क्या बताया, एल्केन का जो सामान्य सूत्र CnH2n+2। अब इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु में हटा दूं, एक हाइड्रोजन परमाणु यदि यहां से हट जाए, ठीक है, एल्केन में से, जैसे कि एल्केन क्या था यहाँ पर CH4 एल्केन था, C2H कितना था C2H6 था, ठीक है, आपका C3H8 था, C4H10 था, ये था। अब इसमें से जो एल्केन है, इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दूं, यहां से जब एक हाइड्रोजन परमाणु हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा CH3 बचेगा। यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु हट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा C3 और C2H5 और यहाँ पे C3H7 इस तरीके से बनेगा। तो इसी को बोलते हैं हम एल्किल समूह, यही है एल्किल समूह। तो एल्केन के एक अणु यानी एल्केन के एक अणु में से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा देने पर परमाणुओं का समूह प्राप्त होता है, उसे हम एल्किल समूह कहते हैं, ठीक है। हटा देने पर जो परमाणुओं का समूह, यहाँ पे लिख दिए जो परमाणुओं का समूह प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्किल समूह कहते हैं। इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो भैया R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर देखिएगा ये है एल्किल के आधार पर एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन का सामान्य सूत्र आर क्या है, आर यानी लाइक दिस, ये आर है, तो इसी में एक एच जोड़ देंगे तो ये सामान्य सूत्र क्या बनेगा, एल्किल समूह के आधार पर एल्केन का, ये एल्केन बन गई, एल्केन है, और ये आर आपका क्या है, आर है हमारा एल्किल समूह। बात समझ में आ गई। एल्किल समूह क्या है कि भैया जैसे कि C3H7, ठीक है, सॉरी CH3 C2H5 C3H7, तो इसी को हम बोलेंगे जो मेथेन था CH4 का नाम क्या था, मेथेन में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मेथिल बन जाएगा। ऐसे ही एथेन जो था आपका C2H6, इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, एथिल बनेगा, ठीक है। इस तरीके से ही सारी चीजें बनती हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसको हटाओ यहां से। ओके, अब देखिएगा ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारी चीजें लिख दी हैं। एन प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, सेकेंडरी, ये सब चीज सारी चीजें मैं समझाऊंगा। ठीक है, देखिए इस कार्बन परमाणु से 2 हमारा एथिल मैथिल जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सेकेंडरी ब्यूटिल बनेगा। इसमें 3 जुड़ा हुआ है तो ये ट्राइसरी, ठीक है, ट्राइसरी बनेगा। आगे अभी समझाएंगे, आगे आएंगे, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। आगे देखिएगा, अब आता है यहाँ पर एल्केन बनाने की विधियां। क्या आता है? एल्केन बनाने की विधियां। यहाँ पे समझते हैं एल्केन बनाने की विधियां। तो सबसे पहला विकार्बोसिलीकरण। विकार्बोसिलीकरण को इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, कभी कभी सीधे नाम वाली अभिक्रिया में आ जाता है। विकार्बोसिलीकरण क्या होता है? तो विकार्बोसिलीकरण क्या क्रिया होती है ये देखिएगा। पहले समझते हैं विकार्बोसिलीकरण क्रिया। यहाँ पे है, देखिएगा यहाँ से। तो पहले तो ये समझ लो, यहाँ पे एक चीज नोट करके पहले इसको कान में डाल लो एक बात, कि वसीय अम्लों का सामान्य सूत्र क्या होता है? RCOOH। आर क्या है आपका? एल्किल समूह। एल्किल समूह का मतलब CH3 C2H5 C3H7 C4H9, ये सभी क्या है? एल्किल समूह है। क्या है? एल्किल समूह। इसके साथ में यदि हम COOH जोड़ देंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा वसीय अम्ल। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, आर के साथ में हम यहाँ पे क्या जोड़ देते हैं? नॉर्मली हमारा एक जुड़ जाता है HCOOH। ये ऐसा है जिसमें आर नहीं जुड़ता है, तो ये क्या है आपका? फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल के बराबर एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH, ये आर जुड़ गया यहाँ पर। ठीक है, C2H5COOH। ठीक है, इस तरीके से ऐसे ही C3H7COOH, ये अलग अलग बनते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या था? एक एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या है? वसीय अम्लों का जो सामान्य सूत्र है भैया वो क्या है? वो ये है। अब यहाँ से आगे हमारा एक वसीय अम्ल ऐसा है जिसमें एल्किल समूह नहीं होता है, तो इसको छोड़ दो। तो ये विकार्बोसिलीकरण क्रिया क्या होती है? इसको छोड़ दीजिए। फार्मिक अम्ल को छोड़कर, फार्मिक अम्ल को छोड़कर किसी अन्य वसीय अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो एल्केन प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब देखिए यहां तक आपको पता चल गया भैया एल्केन कैसे बनती है, कि फार्मिक अम्ल को छोड़कर कोई भी वसीय अम्ल यानी अन्य किसी वसीय अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो एल्केन बन जाती है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, नोट करके लिख लेना इसको कि ये सोडा लाइम ये क्या चीज है। तो सोडा लाइम क्या होता है? NaOH और CaO। ठीक है, NaOH और CaO का मिश्रण जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सोडा लाइम कहते हैं। तो सोडा लाइम क्या होता है? NaOH और CaO का मिश्रण होता है, उसको हम सोडा लाइम कहते हैं। ठीक है, और इस अभिक्रिया में NaOH भाग लेता है परंतु CaO कांच के उपकरण को NaOH से खराब होने से बचाता है। तो मतलब ये एक उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करता है, अभिक्रिया में केवल ये भाग लेता है। अभिक्रिया में क्या भाग लेता है? NaOH भाग लेता है। ठीक है, समझ में आ गई बात या नहीं आई? तो इस तरीके से ये क्रिया बनती है। अब देखिए क्रिया में आपको बताना सिखाता हूं। ठीक है, तो अभिक्रिया में हमने क्या बात बोली है? अभिक्रिया में सीधे सीधे ये बोला है, सीधे सीधे ये बोला है कि भैया जो भी वसीय अम्ल है, वसीय अम्ल का फॉर्मूला क्या है? वसीय अम्ल का फॉर्मूला ये RCOOH। इसके साथ में हम सोडा लाइम, ये क्या है? ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे सोडा लाइम। ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ में CaO यहाँ पे लिख देंगे। क्यों? क्योंकि सोडा लाइम NaOH के साथ में सोडा लाइम में क्या होता है? CaO भी रहता है। ये उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करता है, केवल कांच के बर्तन को बचाएगा, NaOH से खराब क्षरण कर देगा, तो इसलिए ये बचाता है। तो इस वसीय अम्ल में जैसे ही NaOH मिलाते हैं और इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। ये लगा देना पूरी एक्सरसाइज को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? देखिएगा RCOO के साथ में ये जो सोडियम परमाणु है, ये सोडियम परमाणु इसके साथ जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा? RCOONA। तो यहां से क्या बचेगा? यहां से देखिएगा, जब हमारा यहां से आपको पता चल गया कि ये जो Na है, ठीक है, Na है, ये इसके साथ में जुड़ गया, RCOO और Na ये चीज जुड़ गई। तो यहां से क्या बचा?
यहां से ये OH बचेगा और यहां से ये H बचेगा। H OH के साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। इसी को बोलते हैं हम वसीय अम्ल का सोडियम लवण। इसको क्या बोलते हैं, वसीय अम्ल का सोडियम लवण बोलते हैं। ओके, अब R की जगह पर आप कोई भी क्रिया में ले सकते हो, जैसे कि R की जगह पर मैंने ले लिया CH3 COOH। R की जगह पर कोई भी एल्किल समूह ले सकते हो, जैसे कि CH3 C2H5, ठीक है, C3H9 H7 C4H9, कुछ भी ले सकते हो। ये सभी क्या है, एल्किल समूह है। तो R की जगह पे हम कोई भी एल्किल समूह ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एल्किल समूह ये वाला पहला वाला मैथिल एल्किल समूह लिया है, CH3COOH। इसके साथ में मैं NaOH मिलाऊंगा और यहाँ पर क्या लिख दूंगा, CaO लिख दूंगा और इसको मैं गर्म कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3COONA बन जाएगा और यहाँ पर H2O निकल जाएगा। देखिएगा R की जगह पर बस क्या रख देना है, CH3। बस यहाँ पर जब CH3 रखेंगे तो यहाँ पे भी CH3 रखना पड़ेगा, बाकी अभिक्रिया सेम। तो ये एक प्रकार से जनरल इक्वेशन बन गई और नॉर्मली विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया के लिए ये लिख दिया आपने, ठीक है। तो ये बन गया। तो भैया ये जो है अभी ये केवल क्या बना है, ये वसीय अम्ल का सोडियम लवण बना है। लेकिन हमको क्या चाहिए था, हमको तो क्या बनानी है, एल्केन बनानी है। तो एल्केन कैसे बनेगी, अभी तो एक पार्ट हुआ है इसका। अभी देखिएगा ये जो आपका वसीय अम्ल का, ठीक है, सोडियम लवण है यानी कि RCOONA, इसके साथ फिर से NaOH मिलाएंगे, इसके साथ फिर से NaOH मिलाएंगे। तो यहां से देखिएगा R के साथ में एक H यहां से जुड़ जाएगा, R के साथ में एक H जुड़ जाएगा और Na2 Na और ये 2 और COO और एक ये रहा, तो Na2CO3, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट ये निकल जाता है। तो ये एल्केन बन जाएगा। तो अब इसी क्रिया को हम पूरा करेंगे, इसी क्रिया को हम पूरा करेंगे। तो कैसे पूरा करेंगे, यहाँ पर है CH3, ठीक है, CH3COONA और इसके साथ में मैं क्या मिला दिया, NaOH मिला दूंगा, आगे करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, CH3 के साथ में एक H और जुड़ जाएगा। तो देखिए ये वाला H जुड़ जाएगा प्लस Na2CO3 निकल जाएगा, ठीक है। अभी देखिए, अभी आपको मैं समझाता हूँ, यहाँ पर फिर से समझाऊंगा। ये देखिएगा एक बार इस अभिक्रिया को आप एक बार और समझने का प्रयास करिए। ये देखिएगा RCOOH के साथ में NaOH मिलाया, तो ये जो Na है ये इसके साथ यहाँ पर जुड़ जाएगा और ये H और ये इसके साथ जुड़ेगा OH के साथ, तो H2O बना लेगा। ये आपका H2O निकल गया, ओके। और यहाँ पर क्या आ गया, RCOONA, ये आ गया। अब ये है RCOONA के साथ NaOH की क्रिया फिर से कराएंगे। तो इस R के साथ में केवल ये H जुड़ेगा, R सिंगल बॉन्ड H बन गया, इसको बोलेंगे हम एल्केन। और यहाँ पर Na तो Na2 हो गया, एक C और O कितने, 2 और एक 3, 3 O, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट ये अलग निकल गया। क्या है ये, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट ये निकल गया, ठीक है। इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। R की जगह पर CH3 C2H5 CH3 C7 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो आप R की जगह पर इनमें से, ठीक है। एक अभिक्रिया में बना के दिखा दे रहा हूँ आपको यहाँ पर। ये देखिएगा मेरे पास में थोड़ा सा मैं अलग, ये हो गया। मेरे पास में एक पेज लेना पड़ेगा मुझको एकदम बढ़िया सा। चलिए मैं यहाँ पर देखिए मेरे पास में ये विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया में यहाँ पर सिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिएगा हमारी क्या थी कि भैया R की जगह पर हम क्या ले सकते हैं, CH3 C2H5 और C3H7 और C4H9, ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं एल्किल समूह है, एल्किल समूह, ठीक है। अब इसमें से हमने लिया, पहले हमने ले लिया CH3 COOH, ठीक है, ये वसीय अम्ल बन गया। क्या है, एसिटिक अम्ल। अब एसिटिक अम्ल के साथ में हम सोडा लाएंगे यानी कि NaOH और यहाँ पे ऊपर रहेगा CaO।
इसको जब मैं गर्म करूंगा, इसको यदि मैं जब गर्म करूंगा तो क्या बन के तैयार हो जाएगा, ये जो हमारा Na है इसके साथ में यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3COO की बन गया, प्लस H2O यहाँ से निकल जाएगा। अब इस CH3COO COO बन गया, CH3COONA, ठीक है ना। इसके साथ में हम फिर से NaOH, अब यहाँ पर केवल, अब सोडा लाइम नहीं, अब केवल NaOH मिलाएंगे। जब NaOH मिलाएंगे तो इस CH3 के साथ, ये CH3 के साथ एक यहाँ से एक H जुड़ जाएगा, यानी सिंगल बॉन्ड H जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस, और यहाँ से Na और Na कितना हो जाएगा, Na2, और यहाँ पर एक C है, C और O कितने, 3। अब ये जो है आपका, ये जो दिखाई दे रहा है CH, तो इसी को तो बोलते हैं हम CH4, यही है आपका मैथेन, ठीक है। तो मैथेन, तो ये मैथेन का ही खुला रूप है CH3 सिंगल बॉन्ड H, तो इसी को बोलेंगे हम मैथेन। तो ये बन गया, तो यही आपकी जो क्रिया है विकार्बोसिलीकरण क्रिया है। अब CH3 की जगह पर यहाँ पर C2H5 भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है तो यहाँ पर C2H5 आ जाएगा और यहाँ पर C2H5 प्लस H आ जाएगा, बात समझ रहे हो। तो ये आ गया, ये मैथेन बन गया, ठीक है ना। तो और इस तरीके से आपका बनता है। आ जाओ, आप आगे बढ़ते हैं। ओके, ऑलराइट, और यहाँ पर आ गए। अब वोल्टेज अभिक्रिया देखिएगा, ये है वोल्टेज अभिक्रिया। वोल्टेज अभिक्रिया को इसी के लेते हैं अभी के कल कराएं, चलो वोल्टेज अभिक्रिया कराएंगे कल, ठीक है। वोल्टेज अभिक्रिया इंपोर्टेंट है, ये टॉप 20 नाम वाली अभिक्रिया दी है मैंने, तो उनमें भी है, तो वोल्टेज अभिक्रिया को कल सिखाएंगे। तो ये हमारा पहला वीडियो था, ठीक है। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में अपने इस तरीके से आपको समझाएं, अच्छा लग रहा है ये नहीं लग रहा है। अभी पहला वीडियो अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन आगे थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करूंगा मैं, चीजों को और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।